Hello guys, welcome back to the channel. We are continuing with chapter 2 today of BBCC 106. The chapter name is Contributions to Early Modern Psychology. Introduction. See, यहाँ पे मैंने कुछ notes के side में ही कुछ points लिख रखे हैं. I'll be explaining all of that. And if you want the PDF of these notes, then please contact on the phone number on WhatsApp given in the description. Let's start. So first introduction. देखो साइकोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ इन द 17th to 18th सेंचुरी. व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, नॉट साइकोलॉजी, साइंस इन जनरल वाज इवॉल्विंग एट दैट टाइम. क्योंकि उससे पहले फिलॉसफी था. फिलॉसफी में जैसे डेकार्ट हो गए, ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द माइंड, द बॉडी. देन इन फिजिक्स गैलीलियो एंड न्यूटन दे गेव द लॉज ऑफ मोशन. एंड 17th सेंचुरी में साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ. First point is scientific revolution, and because of which scientific discoveries made it possible for long-standing philosophical questions to be explored and analyzed scientifically. Now यहाँ पे एक transition हो रहा है from philosophy to science to empiricist methods. Okay, here in the point 3 you can see led to empirical research in psychology. Empirical research means जो हम observe कर पा रहे हैं उसको study करना. Studying the observations is called empiricism. We studied about empiricism and rationalism in the first chapter. Then understanding physiological mechanisms that help in understanding the physical world. तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको समझने के लिए फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को समझना ज़रूरी है. फिजियोलॉजिकल मीन्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स. यहाँ पे 17th to 18th सेंचुरी में रिसर्च वॉज मेनली फिजियोलॉजिकल. यहाँ पे साइकोलॉजिकली उतना कुछ हुआ नहीं. ठीक है, यहाँ पे 19th सेंचुरी में जो ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे दे स्टार्टेड सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द बॉडी एंड ब्रेन. अब फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स तो हो ही रहे थे, उसके साथ साथ अब टर्म्स लाइक मेंटल ऑपरेशंस एंड कॉन्शियसनेस, इनके बारे में भी स्टडीज स्टार्ट हुई इन द 19th सेंचुरी. वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशंस अबाउट सेंस, परसेप्शंस, मोटर रिएक्शंस, ये सब स्टडीज स्टार्ट हुए. आफ्टर दैट इन 1879 विल्हेम वुंड सेट अप द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब इन लेप्जिग. फिर 4 years लेटर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन US वॉज एस्टैब्लिश्ड. Then the University of Kazan में एक lab establish हुआ in Russia in 1889. Then Sorbonne France. Then University of Groningen Netherlands में. After that University College London in England. अब देखो, जब हमने first chapter पढ़ा then I taught you that there are two ways to look at the history of philosophy, history of psychology. एक है the great man, जिसमें बोला जाता है कि एक कोई पर्सन था हु ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस एंड जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ इन द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी. दैट इज द वे ऑफ द ग्रेट मैन इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स वी स्टडीड. अब सेकेंड जो तरीका है दैट इज द ज़ेटगेस्ट मॉडल, जिसमें बोला जाता है कि इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द टाइम्स. मतलब उस समय में ऐसे क्या सिचुएशंस थे जिसकी वजह से चाहे वो कोई भी पर्सन होता उस टाइम, गैलीलियो, न्यूटन, डेकार्ट, वुंड, कोई भी पर्सन होता वो वही करता जो उसने किया. तो इट इज़ द सिचुएशंस दैट brought about the revolutionary changes. तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि देखो वुंट ने फर्स्ट लैब एस्टैब्लिश तो किया, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे एस्टैब्लिश हुए लैब्स. तो इट वाज द स्पिरिट ऑफ टाइम दैट मेड साइकोलॉजी डेवलप इनटू अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. अब उसके बाद अगेन द सेकेंड पॉइंट इज वुंट से पहले इट वाज हेमहोल्ट्ज एंड फेचनर जिन्होंने वुंट को वो प्लेटफॉर्म दिया टू डू व्हाट ही डिड. ओके, नाउ व्हाट डिड हेमहोल्ट्ज डू? First, who was Helmholtz? He was a German scientist of the 19th century. He made contributions in physics, physiology and psychology. Mainly उसका मतलब psychology main नहीं था. He was mainly interested in working on physics and physiology. Psychology was like a third subject for him. Mechanistic and deterministic approach. Human sense organs function like a machine. This was his approach. That he looked at human sense organs like a machine. Explanations in terms of objective and physical laws, जैसे मशीन में होता है, you study it objectively. Then did not consider himself a psychologist, but his contribution in the study of human senses strengthened experimental approach. Now what were his contributions? First is the principle of conservation of energy. देखो, अगर हम physics के terms में बात करें, conservation of energy says energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. अब यहाँ पे conservation of energy को हेमहोल्ट्ज ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि ही स्टडीड द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ फ्रॉग्स एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड कंजम्पशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन अकाउंटेड फॉर टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जितना एनर्जी कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, उतना ही एनर्जी वो स्पेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स एंड लाइफ प्रोसेसेस. ही रोट अ पेपर द कंजर्वेशन ऑफ फोर्स
And Freud took it further and he applied this principle of conservation of energy in explaining the idea of psychic energy. तो यहाँ पे हेमहोल्ट्ज ने तो लाइफ फोर्स के बारे में बात किया एंड फ्रॉइड ने इसको साइकिक एनर्जी के टर्म्स में बोला कि साइकिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड. नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज दिस रेट ऑफ नर्व कंडक्शन. देखो इससे पहले इट वॉज बिलीव्ड कि नर्व कंडक्शन का जो रेट है, स्पीड ऑफ नर्व कंडक्शन, इट इज़ टू फास्ट टू बी मेजर्ड. मतलब हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते. लेकिन हियर Helmholtz made pioneering efforts to measure rate of nerve conduction. Now what did he do? He electrically stimulated the motor nerve in the leg of a frog and it caused muscle contraction, and he attached a minute pen to the frog's leg which drew upon a drum. मतलब उसने एक frog के leg के motor nerve को stimulate किया electrically and उससे जो movement हुआ उस frog के leg के साथ उसने एक pen attach कर दिया which was drawing upon a drum. तो जो movement हुआ उससे एक drawing बना. तो from that he compared between the stimulation of nerve and when the pen moved. ठीक है, मतलब जब हमने नर्व को स्टिमुलेट किया एंड जब वो पेन मूव किया तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस हुआ उसको उसने कंपेयर किया एंड ही न्यू द लेंथ ऑफ द नर्व. मतलब जिस नर्व को स्टडी किया जा रहा है, मोटर नर्व को, उस नर्व का लेंथ वॉज नोन एंड दैट इज हाउ ही कैलकुलेटेड द रेट ऑफ मोटर नर्व ट्रांसमिशन. यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, रेट मीन स्पीड, एस इक्वल्स टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस पता है हमें, लेंथ ऑफ नर्व पता है एंड टाइम, यहाँ से ये जो कंपैरिजन हुआ कि कब स्टिमुलेट किया गया एंड कब पेन मूव किया, वहाँ से टाइम डिफरेंस पता चल गया. तो ही फाउंड आउट दैट द अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ मोटर नर्व ट्रांसमिशन इन द फ्रॉग वॉज 25 to 30 मीटर पर सेकेंड. अब ही डिड द सेम थिंग ऑन ह्यूमन्स. अब ह्यूमन्स में क्या किया? ही यूज द टच स्टिमुलस. ठीक है, ही यूज इट एट अ प्लेस विच वॉज नियर टू द फेस एंड विच वॉज फार अवे फ्रॉम द फेस और द ब्रेन. तो he found that the reaction time is longer when the foot is stimulated compared to the face. मतलब जब टच स्टिमुलस को आप फुट पे करोगे तो वो ब्रेन से दूर है ना, फेस ब्रेन के पास में है एंड योर फुट इज फार अवे फ्रॉम द ब्रेन, तो इट विल टेक मोर टाइम टू गेट स्टिमुलेटेड. एंड ही फाउंड आउट दैट द रेट ऑफ स्टिमुलेशन इन ह्यूमन्स इज 50 to 100 मीटर पर सेकेंड. अब इस रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है? He demonstrated that nerve impulses can actually be measured. जैसा कि मैंने बोला कि पहले it was thought that it cannot be measured, but now he did it. The speed was relatively slow than initially believed to be. They thought that it was believed that the speed of nerve transmission is very fast, but it is actually slower than that. And he gave evidence that physical and chemical processes are part of interactions with the environment. मतलब उसने एविडेंस दिया कि जो भी फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट है, मतलब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का पार्ट है. अब इस रिसर्च के लिमिटेशंस क्या है? द स्पीड, द रेट ऑफ नर्व ट्रांसमिशन वेरीड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अब देखा गया कि यही जो स्पीड है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग आ रहा है एंड समटाइम्स इट वेरीड फॉर द सेम इंडिविजुअल एट डिफरेंट टाइम्स. मतलब एक बार जो स्पीड मेजर किया गया, दूसरी बार कुछ और स्पीड आ रहा है. सो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव. The reaction time is not reliable क्योंकि it is not objective and a valid method for measuring nerve conduction. Next, he gave the theory of perception. See, unconscious inference, transformation of sensation to perception by giving meaning to it on the basis of past experiences. Perception मतलब क्या? You give meaning to your sensation on the basis of your past experiences. इसको कैसे explain किया उसने? Using depth perception. अब जो रेटिनल इमेज है, जो रेटिना पे हमारा आई के अंदर इमेज बनता है, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट ऑन द टू रेटिनास. मतलब एक आई के रेटिना पे जो इमेज बना, दूसरे आई के रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. एंड इंडिविजुअल्स पास्ट एक्सपीरियंस विद सच रेटिनल डिस्पैरिटी कॉजेज अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑफ डेप्थ. मतलब जो ऑब्जेक्ट का डेप्थ है उसको इस तरीके से परसीव किया जा रहा है कि एक रेटिना पे जो इमेज बन रहा है, दूसरे रेटिना पे थोड़ा सा डिफरेंट इमेज बन रहा है. एंड ये कंटिन्यूसली जब होता गया तो इस पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक इंडिविजुअल डेप्थ को परसीव करता है. अनदर एग्जाम्पल दैट सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट कर रहा है? दैट द फैक्ट दैट आवर परसेप्शन बिल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. पीपल ब्लाइंड एट बर्थ एंड हु एक्वायर साइट लेटर ऑन नीड टू लर्न हाउ टू परसीव. जो लोग बर्थ पे ब्लाइंड होते हैं, व्हेन दे एक्वायर साइट लेटर ऑन, भले ही वो देख पा रहे हो बट बिकॉज दे हैव नेवर सीन दोज थिंग्स, दे डोंट नो व्हाट इट इज. उनको फिर सीखना पड़ता है व्हाट द नेम्स आर. मतलब if they are seeing a tree then they have to learn that it is a tree. So basically it is proving कि क्योंकि उनके कोई previous experiences नहीं थे, past experiences नहीं थे, तो वो perception perceive नहीं कर पा रहे. They have to learn to perceive. Another example is experiments with lenses that distort vision. तो यहाँ पे ऐसे lenses लिए गए, आप कभी कभी देखते हो ना कुछ mirrors होते हैं जिसमें आपका जो
इमेज है जो आपका पिक्चर है वो बहुत ही अजीब सा आता है, कुछ मिरर्स में बहुत मोटे हो जाते हो, कुछ मिरर्स में बहुत पतले हो जाते हो, तो ऐसे लेंसेज भी होते हैं विच डिस्टॉर्ट विजन। एंड जब इस लेंस को पहना जाता है तो इनिशियली प्रॉब्लम होता है टू सी द सराउंडिंग्स, लेकिन धीरे धीरे परसेप्चुअल एडेप्टेशन टेक्स प्लेस जब आप यूज टू हो जाते हो, एंड देन यू कैन एक्यूरेटली इंटरैक्ट विथ योर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो प्रूविंग कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे परसेप्शन इम्पैक्ट हो रहा है। देन यंग हेमहोल्ट्ज थ्योरी, Young was also a scientist and he had given a theory of trichromatic theory of color vision. तो हेमहोल्ट्ज ने यंग के थ्योरी में कुछ स्लाइड चेंजेस किए एंड सपोर्टेड विद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ये थ्योरी क्या बोलता है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर रिसेप्टर्स ऑफ प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, एंड जो बाकी के कलर्स हम परसीव कर पा रहे हैं इट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रिसेप्टर्स। ओके, मतलब जब हम व्हाइट कलर देख रहे हैं तो ऑल द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। जब हम दूसरे कलर्स देख रहे हैं, सपोज हम येलो देख रहे हैं, तो ब्लू और ग्रीन विल बी स्टिमुलेटेड। तो आप कलर में जैसे प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स होते हैं तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कलर विजन का थ्योरी दिया गया है। एंड सिमिलरली कलर ब्लाइंडनेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इफ यू लैक अ रिसेप्टर यू कैन नॉट सी सम कलर्स। देन विजुअल इल्यूजन्स टेक प्लेस व्हेन विजुअल कंडीशंस आर नॉट नॉर्मल, हेंस कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आई। तो बेसिकली यहाँ पे दे यूज्ड द एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ विजुअल कंडीशंस टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आई। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको याद रखना है इज दैट हेमहोल्ट्ज मेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑफ्थैल्मोमीटर्स। देन द थ्योरी ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन, देखो यहाँ पे बोला गया है कि द ईयर हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ मेनी रिसेप्टर्स। देखो अगर ये ईयर है ना, ये अगर ईयर कैनाल है तो इसके अंदर जाके इनर ईयर में एक ऐसा एक पार्ट आता है, इट इज़ कॉल्ड द कॉक्लिया। अब कॉक्लिया के अंदर ऐसा एक ट्यूब जा रहा है, उसको बोलते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। तो ये जो बैसिलर मेम्ब्रेन है उसके अराउंड बहुत सारे ऐसे फाइबर्स है। ओके, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स विद स्पेसिफिक नर्व एनर्जी अलॉन्ग द बैसिलर मेम्ब्रेन विच इज सेंसिटिव टू डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंसेस इन साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी। जो शॉर्ट फाइबर्स है वो हायर फ्रीक्वेंसीज को कोरिलेट करिस्पॉन्ड करते हैं। एंड सिंपैथेटिक वाइब्रेशन क्या है? सिंपैथेटिक वाइब्रेशन बेसिकली सेज कि एक ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी उससे वाइब्रेशन होने लगेगा। तो बेसिकली वेव ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉजेज एप्रोप्रिएट फाइबर ऑफ बैसिलर मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट leading to a sensation of sound. And resonance place theory of auditory perception क्या बोलता है कि through combinations of fiber stimulation auditory experiences can be explained. तो basically जो भी fibers vibrate कर रहे हैं तो उनके combination के basis पे different sounds are explained. We are done with Helmholtz. Now Fechner. Fechner was a German physiologist, physicist, philosopher, psychophysicist, experimental ethicist. तो इन्होंने साइकोफिजिक्स का पायोनियरिंग किया। साइकोफिजिक्स क्या बोलता है? साइकोफिजिक्स बेसिकली सेज कि बाहर जो भी फिजिकल स्टिमुलाई है दे आर रिलेटेड टू सेंसेशंस दैट वी हैव एंड आर मेंटल ऑपरेशंस। सो साइकोफिजिक्स इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन फिजिकल स्टिमुलाई एंड मेंटल फिनोमेना। 1840 में Fechner had a nervous breakdown. He went into serious depression, and this was the time when his interest changed from physics to philosophy. He was interested in the mind-body problem. He studied the qualitative relationship between physical stimuli and sensations and perceptions they produce. He was a pioneer of psychophysics. He did not really resolve the mind-body problem, but demonstrated mental events can be measured quantitatively and associated with physical events. So basically, जो भी आपके physical events हो रहे हैं, they are connected with your mental events and that can be measured and observed. Double aspectism of Spinoza and psychophysics. तो Fechner agreed with Spinoza's double aspectism. Double aspectism क्या बोलता है? That mind and body are basically the two sides of the same coin. And he disagreed with Descartes' mind-body dualism, which says कि mind and body are completely different entities. Fechner tried to prove that mind and body are two aspects of the same fundamental reality. And a person was asked to report changes in sensations as a physical stimulus was systematically varied. तो basically जो physical जो sensations हो रहे हैं that is due to some physical stimuli and जो sensation है that is mental. तो when the stimuli was varied, that is the external stimuli is being varied and जो internal sensation है उसके variations को आप observe करके report करोगे. So that is how he studied mental sensations and external stimuli. Okay. So for mental sensations to change arithmetically, physical stimulus has to change geometrically. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका physical stimulus है उसको geometrically change करना पड़ेगा. Geometric एक series का type है. Geometric and arithmetic progression ये maths में आता है. तो basically आप इतना याद रखो, इस line को बस याद कर लो. Okay. For mental sensations to change arithmetically, physical stimulus has to change geometrically. Psychophysics emphasizes on subjective experiences in the study of relationship between stimuli and sensations.
तो यहाँ पे वही बताया गया, साइकोफिजिक्स का डेफिनेशन है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस, JND. अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस एट और अबव विच अ सेंसेशन इज डिटेक्टेड. मतलब जो इंटेंसिटी, स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है, भले वो एक साउंड हो, वो लाइट हो, वो टच हो, कोई भी स्टिमुलस हो, उसकी कौन सी ऐसी इंटेंसिटी है, कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके ऊपर जाने पे वो सेंसेशन डिटेक्ट हो पा रहा है बाय द पर्सन, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. ओके, एंड reactions do take place for intensity levels below the absolute threshold, but they are unconscious. So reactions take place, but they cannot be observed. They are in the unconscious mind. What is differential threshold? How much a stimulus magnitude needs to be increased or decreased for an individual to detect a difference. अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड तो हमने पढ़ लिया है कि कितने इंटेंसिटी पे वो स्टिमुलस डिटेक्ट हो पा रहा है, बट डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड ये बोल रहा है कि कितने वेरिएशन करने पे पर्सन को ये डिटेक्ट हो पा रहा है कि हाँ वो स्टिमुलस का इंटेंसिटी चेंज हुआ है, इट हैज चेंज्ड. So that is the differential threshold. तो Fechner's law क्या बोलता है? When stimulus increases in geometric manner beyond the absolute threshold, sensation increases in equal units. मैंने कहा था sensation progresses arithmetically when the stimulus changes geometrically. तो arithmetically वो unit को हम क्या बोलेंगे? JNDs, just noticeable differences. जितने unit से वो change कर रहा है. This assumption made it possible to deduce how many JNDs above the absolute threshold a particular sensation was at a given level of intensity of the stimulus. तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि कितने JNDs, ये एक यूनिट का नाम है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस, मैंने आपको समझाया वो क्या है. कितने JNDs above the absolute threshold एक particular sensation was at a given level of intensity of the stimulus. He believed he found a scientific relation of the physical and psychical. तो बेसिकली यहाँ पे स्टिमुलस वेरी करने पे जो सेंसेशंस में डिफरेंस आ रहे हैं उसके बीच में रिलेशन फाइंड किया. सो दैट इज वाई he thought he found a scientific relation between the physical, that is the stimulus, and the psychical or the sensation. So that is it for today. Tomorrow we'll study about Wilhelm Wundt and William James. Thank you everyone. Keep studying.